हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे वेक्टर की थर्ड लेक्चर की, और हम लोग सेकंड लेक्चर में जो सीख रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में सीख रहे थे, है ना। बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में सीख रहे थे, और बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने एक वेक्टर पढ़ा था, वो यूनिट वेक्टर पढ़ा था, है ना। यूनिट वेक्टर पढ़ा था और उस पर जो जो सवाल बन सकता था उन सारे सवाल को भी देखा था। ओके, तो हम जो है पहले टाइप जो बेसिक टाइप में पहला जो वेक्टर था यूनिट वेक्टर, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग और भी जो रिमेनिंग बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं उन बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर्स को के ऊपर जो है आज हम लोग आने वाले हैं। ओके, तो यहां पर जो है दूसरा जो बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर्स में आता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर आता है। नल मींस खाली, है ना, जीरो मींस कुछ नहीं। तो नल या जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम नल वेक्टर बोलेंगे। अब सपोज मान लीजिए ये मार्कर है ना, ये मार्कर है ना, इस इधर मान लीजिए ये तीर लगा दिए, एरो लगा दिए। ओके, तो ये वेक्टर बन गया। तो वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो जीरो वेक्टर क्या बोलेंगे? जब इसका मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझिएगा, ये वेक्टर है ना, ये मार्कर को वेक्टर मानिए, एरो लगा दिया, है ना, ये टेल है और ये इधर हेड है। ओके, तो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो, है ना, मैग्नीट्यूड का जीरो का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि इसकी लंबाई जीरो हो, है ना। मैग्नीट्यूड इसके लंबाई से मतलब है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करा जाए तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस वेक्टर की लंबाई, है ना। ये बात पकड़ के रखिएगा, है ना। बहुत सारे लोग को पता नहीं पड़ता कि अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होता है, भैया बड़ा खतरनाक वर्ड है ये, है ना। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड का मतलब उस वेक्टर की लंबाई से है ना। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। जिस वेक्टर की लंबाई जीरो होगी उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे। ओके, तो इसी डिफिनेशन को यहां पर लिखा गया है कि द वेक्टर, वह वेक्टर विच हैविंग, जिसके पास हो जीरो मैग्नीट्यूड हो, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर कहलाता है। अब नेक्स्ट आगे जो लिखा गया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ के ऊपर में एरो की निशानी, है ना। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो वेक्टर को ओ के ऊपर में तीर लगा देंगे, वो जीरो वेक्टर का नोटेशन हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। ओके, तो ये ओ है ना। जीरो थोड़ा सा अंडाकार होता है, ओ कंप्लीटली गोल होता है, और ओ के ऊपर में एरो लगा देंगे, वो जीरो वेक्टर का नोटेशन है ना। जीरो वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जो दर्शाया जाता है, ओ के ऊपर में तीर लगाकर दर्शाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो लिखा गया है, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटरमिनेट, और जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इनडिटरमिनेट होता है। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है कि जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं अंडर जो डिटरमिनेशन है, मतलब जिसको आप डायरेक्शन तो है लेकिन डायरेक्शन को आप बता नहीं सकते कि डायरेक्शन किधर है ना। डायरेक्शन तो है लेकिन उसके डायरेक्शन को एट रैंडम आप फाइंड नहीं कर सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो जीरो वेक्टर के पास डायरेक्शन है लेकिन इनडिटरमिनेट है, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब ये सवाल उठता है कि अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं जीरो वेक्टर का डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन को डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। एक तो इसका ये पहलू रहा दोस्त कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है जीरो हो और जिस वेक्टर का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इनडिटरमिनेट हो, उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। ओके, डिफिनेशन तो यही है। अब दिमाग में सवाल उठता है कि अच्छा सर, ये जीरो वेक्टर तो आपने बोल दिया, आपने वेक्टर का तो डिफिनेशन लिखाया था जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे। यहां जीरो वेक्टर में तो न तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जीरो, और डायरेक्शन भी बोल रहे हैं कि पता ही नहीं, तो फिर ये वेक्टर कैसे हो गया, है ना। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। ओके, तो हम इस बात को समझते हैं, इस बात को समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि आखिर जीरो वेक्टर को वेक्टर की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, इसको वेक्टर क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, अब समझते हैं इसी बात को। जैसे कहीं पर दोस्त की 10 न्यूटन का कहीं फोर्स लगा रहे हैं। ओके, जैसे ये बोर्ड पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे फोर्स को कम कर दिए, है ना। फोर्स लगाना 5 न्यूटन का फिर लगा रहे हैं, है ना। 10 न्यूटन का फोर्स है, फिर उसको हाफ कर दिया, तो 5 न्यूटन का फोर्स, फिर उसको हाफ कर दिया, 2.5 न्यूटन का फोर्स। अगर कोई वेक्टर है ना, फोर्स वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को आप हाफ करते जाइएगा, आधा करते जाइए, उसका हिस्सा करते जाइए, है ना, हाफ कर दीजिए, फिर हाफ कर दीजिए, तो फिर भी वो वेक्टर ही रहेगा। वेक्टर का पार्ट वेक्टर ही रहता है, समझिएगा। जीरो वेक्टर को वेक्टर क्यों कहा गया है, हम उसी के ऊपर आ रहे हैं, उसी को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि कोई भी वेक्टर है, जैसे ये ना,
ये वेक्टर है दोस्त, है ना। अगर इसको हाफ कर दें, लंबाई ये है, इसको हाफ कर दें फिर भी ये वेक्टर, है ना, और हाफ कर दे फिर भी ये वेक्टर, क्योंकि इसको हाफ करने के बाद न तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, न तो इसको डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका आधा हो जा रहा है ना, लेकिन वेक्टर तो है दोस्त, है ना। अगर 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी डायरेक्शन में, उसका हाफ कर देंगे 4 न्यूटन का फोर्स, ये तो फिर भी तो 4 न्यूटन जो बचा ये तो फोर्स है ना रहा, ये भी तो फोर्स ही है ना। फिर इसको हाफ कर देंगे 2 न्यूटन, फिर भी तो ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर, है ना। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको उसके मैग्नीट्यूड को हाफ कर देने पर वो स्केलर नहीं होता है, वो वेक्टर ही रहता है। ओके, कोई भी चीज वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे आपका कोई भी चीज का डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है, किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को आप हाफ कर दीजिए, 5 कर दीजिए, फिर भी वो वेक्टर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फिर भी वो वेक्टर ही रहेगा। फिर हाफ कर दीजिए, 2.5 कर दीजिए, फिर भी वो वेक्टर ही रहेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी वेक्टर है और वेक्टर को अगर हाफ करते जाएंगे, उसको आधा करते जाएंगे, उसको हाफ करते जाएंगे, फिर भी वो वेक्टर ही बना रहता है। तो समझते हैं, जैसे यहां पर अब जो है, अब हम ये चीज एक तरफ क्लियर कर लेने के बाद अब हम सही मुद्दे पर, असली मुद्दे पर आते हैं कि जीरो वेक्टर को वेक्टर क्यों कहा गया है। ओके, वो चीज हम आपको एक अलग तरीके आपको मैंने समझा दिया कि हाँ भाई वेक्टर का पार्ट वेक्टर ही होता है, वेक्टर को हाफ करने से वो स्केलर नहीं होता है, वो वेक्टर ही रहता है। ये बात समझ लेने के बाद जो है अब हम लोग आते हैं कि वेक्टर आखिर जीरो को वेक्टर ही क्यों कहा गया है, जीरो वेक्टर को वेक्टर क्यों कहा गया है, इसके ऊपर आते हैं। सपोज मान लेते हैं ये आपका वेक्टर है, ये तीर है ना, इसका मान लेते हैं कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। ओके, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जो है हम आधा कर देते हैं, 5 आ जाएंगे। ओके, है ना, तो वेक्टर 10 सेंटीमीटर का कोई मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, उसको हाफ कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड का वेक्टर रहेगा, फिर उसको आधा 2.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर इसको आधा कर देंगे तो क्या होगा 1.2.5 में आप क्या कीजिएगा 2 से डिवाइड, हाफ करने का मतलब क्या 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, इसका मतलब 1 है ना, और पॉइंट आपका 2 2 4 है ना 5 1.25 आएंगे, है ना 1.25। इसी तरह से और आधा कर देंगे और आधा कर देंगे और आधा कर देंगे, पूरा आधा करते जाएंगे, 5 से 2.5 से 1.25 और आधा करते जाएंगे, उससे भी आधा करते जाएंगे, उससे भी आधा करते जाएंगे, तो आपको यह फील हो रहा होगा कि एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब वो जीरो हो जाएंगे। आधा कोई भी चीज का हाफ करते जाइए, हाफ करते जाइए, हाफ करते जाइए, हाफ करते जाइए, एक ऐसा स्थिति आएगा वो जीरो ही हो जाएंगे। नहीं होगा, ये तो कोई भी कॉमन लोग भी सोच सकते हैं। तो आप अगर 10 सेंटीमीटर कोई वेक्टर है, उसका आधा करने के बाद 5 सेंटीमीटर का जो है 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है, अगर उसको हाफ कर दिए तो 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहा, है ना। अगर उसको भी हाफ कर दिए 2.5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर रहा, तो और आगे और आधा कर दिया 1.25 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड का वेक्टर रहा, है ना, ये तो मैग्नीट्यूड है, लंबाई है। तो एक ऐसा स्थिति आएगा जब वो जीरो हो जाएगा, और वो जो जीरो होगा वो किसी वेक्टर को ही हाफ करने के बाद ही वो जीरो आया है, वो वेक्टर का ही हिस्सा है, इसलिए उसको वेक्टर कहा गया है। ओके, तो आप फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूं दोस्त कि 10 इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, उसका आधा कर दिए 5 यूनिट हो गया, तो फिर भी ये वेक्टर रहा, फिर आधा कर दिए 2.5 यूनिट रहा, फिर भी ये वेक्टर रहा, फिर उसको आधा कर दिए 1.25, फिर भी ये वेक्टर रहा। तो इस तरह से हाफ करते जाएंगे तो एक ऐसा सिचुएशन बनेगा जब वो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? जीरो हो जाएगा। तो वो जीरो जो है वो किसी वेक्टर का ही पार्ट है। वो जीरो जो हो जाएगा तो वो किसी वेक्टर को ही हाफ करके जीरो बनाया गया है, तो वो किसी जीरो जो है वो किसी वेक्टर का ही हिस्सा है, इसीलिए जीरो को जीरो वेक्टर कहा गया। ओके, ये रीजन है जीरो को जीरो वेक्टर बोलने का। ठीक है, समझ गए? क्योंकि वो जीरो वेक्टर जो है किसी वेक्टर को हाफ करके जीरो वेक्टर बनाया गया है, इसलिए जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर कहा जाता है। ओके, अब दूसरी बात बोलते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो जीरो वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड जीरो है तो किसी वेक्टर का हिस्सा था, इसलिए ऐसा हुआ। अब दूसरी तरफ हम लोग आते हैं। दूसरी बात यह है
कि इसका डायरेक्शन जो बोला गया इनडिटरमिनेट, मतलब उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, है ना, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब दोस्त आपको मैं समझाऊं कि जैसे जीरो वेक्टर है ना, अब कोई भी चीज का ये जीरो वेक्टर है तो आपको अगर ये पता है कि किस वेक्टर का जीरो वेक्टर है, किसी कोई रेफरेंस वेक्टर होगा उसी का वो जीरो वेक्टर होता है ना, किसी रेफरेंस वेक्टर का ही जीरो वेक्टर होता है। जैसे ये वाला 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर है, उसी का जीरो वेक्टर यहां पर बनाया गया है। और तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अगर अल्टीमेटली जीरो आएगा तो उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये इस जिस वेक्टर का जीरो वेक्टर है उसी वेक्टर के डायरेक्शन में जीरो वेक्टर का डायरेक्शन होगा, इधर हो जाएंगे, नहीं होगा दोस्त, है ना। हाफ करेंगे, हाफ करने से थोड़ी ना उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। तो हाफ करने से 2 से डिवाइड करते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में 2 से डिवाइड करेंगे वेक्टर ही बना रहेगा, है ना। -2 से करेंगे तब डायरेक्शन चेंज होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्शन सेम रहता है। ओके, अब इस जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इधर। अब दूसरा हम जीरो वेक्टर किसी वेक्टर का बना रहे हैं, हम मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड का है ना, कोई वेक्टर है, इसका हाफ कर दिए 2.5 हो गया, फिर हाफ कर दिए, फिर हाफ कर दिए, फिर हाफ कर दिए, फिर हाफ कर दिए। इस तरह से एक स्थिति बनेगा जब वो क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे हाफ करते करते। ओके, अब वो जीरो जो आएंगे तो उसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या किधर होगा, ये जिस वेक्टर का जीरो वेक्टर है उसी वेक्टर के डायरेक्शन में इस जीरो वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो आप देखिए इस वेक्टर का ये जो मेन वेक्टर है इसी वेक्टर का जीरो वेक्टर है, तो इधर डायरेक्शन हो गया इस जीरो वेक्टर का, है ना। तो जिस वेक्टर का जीरो वेक्टर बनता है उसी वेक्टर के डायरेक्शन में जीरो वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो आप देखिए जीरो वेक्टर का इस यहां तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया, यहां तो जो है ऊपर हो गया। तो अब आपको कहीं पर भी जीरो वेक्टर लिखा है एट रैंडम ऐसे लिखा है और बोला जाए कि इसका डायरेक्शन किधर है, किधर बताइएगा दोस्त। अगर वेक्टर इस वेक्टर का ये जीरो वेक्टर रहेगा, अगर इस वेक्टर का ये जीरो वेक्टर है तो बोलेंगे डायरेक्शन इधर, अगर इस वेक्टर का जीरो वेक्टर है तो डायरेक्शन बोलेंगे ऊपर। लेकिन किधर का, यहां तो अगर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ जीरो वेक्टर लिखा है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इस वेक्टर का ये जीरो वेक्टर है या इस वेक्टर का ये जीरो वेक्टर है, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर बोल दे भैया इस वेक्टर का जीरो वेक्टर है तो फिर तो ठीक है इधर होगा, लेकिन आपको नहीं बोला है, सीधा सीधे जीरो वेक्टर कहीं पर लिखा है, तो आप तो ये नहीं बता सकते ना कि ये जो जीरो वेक्टर है ये जो जीरो वेक्टर है इसका डायरेक्शन किधर होगा, है ना, किस वेक्टर का जीरो वेक्टर है ना। ये तो आपको पता ही नहीं कि किस वेक्टर का ये जीरो वेक्टर दिया गया है। अगर आपको पता पड़ जाए कि इस वेक्टर का जीरो वेक्टर है तो नो प्रॉब्लम, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में जीरो वेक्टर का डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि किस वेक्टर का जीरो वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन को फाइंड करना मुश्किल है। ओके, इसलिए इसको लिखा गया है कि डायरेक्शन जो होता है इनडिटरमिनेट होता है, मतलब उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन तो होता है लेकिन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी। ये जीरो वेक्टर सीधा लिख दिया और आपसे पूछा गया कि भैया इसका डायरेक्शन बता दो, कैसे बताएंगे, कैसे नहीं बता पाएंगे ना, है ना। लेकिन इतना तो पता है कि ये जिस वेक्टर का जीरो वेक्टर है उसी वेक्टर के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन तो है लेकिन इन अंडर डिटर्मिनेशन, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में, मतलब उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है बात। अब डायरेक्शन के बारे में और बहुत सारी बुक अलग अलग बातें लिखता है ना, और ज्यादा सही जो है इनडिटरमिनेट ही है ना। और लगभग जो भी बुक लिख रहा है लगभग उसका सेम मीनिंग है ना। मैं आपको समझाता हूं, किसी और बहुत सारी बुक में लिखा है कि इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, है ना, इसका डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है ना। तो ये भी सही है कि डिफाइंड नहीं है, किधर होगा ये डिफाइंड नहीं है, किधर होगा इस वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है ना, नॉट डिफाइंड, है ना, या फिर अनडिफाइंड लिखा गया है। तो डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज अनडिफाइंड लिखा गया है ना। बहुत ऐसे बुक हैं जो लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर कैन नॉट बी फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर सीधा जीरो वेक्टर लिखा है तो उसको फाइंड भी नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ बुक लिखा है कि जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इंफिनिटी है ना, वो आपका इंफिनिटी अनंत है, कुछ भी हो सकता है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, किधर भी हो सकता है ना। तो ये भी मोटा मोटी समझा जाए कि इस वेक्टर का डायरेक्शन अनंत मतलब किधर भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। उसके अनंत किसको बोलता है, जिसके बारे में सिर्फ इमेजिनेशन हो, है ना, जिसके बारे में सिर्फ सोच सकते कि हाँ डायरेक्शन होगा, किधर भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको पता नहीं हो, है ना, कि क्या है एग्जैक्ट वो चीज पता नहीं, तो उसको इंफिनिटी बोलते हैं। तो वो भी बोलना सही है। अब तरह तरह की बुक जो है तरह तरह की बातें लिखता है ना। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि सर अगर आ गया ये और डायरेक्शन पूछ दिया जीरो वेक्टर का कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो फिर क्या लिखेंगे? इतना सारा बात बता दिया आप, है ना, क्या लिखना है फिर दोस्त? जीरो वेक्टर का डायरेक्शन जो है ना, ये सारे लोग को पता है कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन जो है कोई पार्टिकुलर दिशा में नहीं है, डायरेक्शन में नहीं है ना। तो लेकिन सबका मीनिंग जो है, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो कोई एक ही ऑप्शन देगा, है ना, नॉट डिफाइन देगा या अनडिफाइन देगा, है ना, या इनडिटरमिनेट देगा, ठीक है ना। तो कोई एक ऑप्शन देगा तो कोई एक ऑप्शन को लगा देना है। ऐसे लिखने के लिए आए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर लिखने के लिए आए कि आप जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो इनडिटरमिनेट लिख दीजिए कि डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ओके, या अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं, ओके। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये ओवरऑल जीरो वेक्टर के बारे में था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। जीरो वेक्टर, ठीक है, इसका डिफिनेशन को समझ लिए, जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया, ओके। जो बातें मैंने बोला है ना, ये बात आप कोई भी बुक ढूंढ के देखिए, आपको किसी भी बुक में ये जो है आपको स्पष्ट तौर पे जो बातें मैंने बोला लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, है ना। इसके लिए आपको जो है फॉरेन राइटर की बुक को पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो आपको उसमें एनालिसिस करके आपके उसके बाद ही आपको कुछ एनालिसिस करने के बाद ही आपको कुछ मिलेगा, ओके। तो खैर वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है ना। चलिए इसको सॉरी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, है ना। उम्मीद करते हैं कि ले भी लिए होंगे। द वेक्टर लिखा हुआ था, है ना, द वेक्टर विच हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ये जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है, द वेक्टर था। ये मिटाने में थोड़ा सा आगे पीछे, द वेक्टर, बताओ, मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है दोस्त, ठीक है। द वेक्टर विच हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ले लिया। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है इम्प्रॉपर वेक्टर। अच्छा, और भी एक चीज नोट करके लिखा गया है कि जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर, जीरो वेक्टर को प्रॉपर वेक्टर भी कहा जाता है ना। तो प्रॉपर, खैर नाम है ना, प्रॉपर वेक्टर, ठीक है। और प्रॉपर मतलब एक पर्टिकुलर, है ना, खास, ठीक है, प्रॉपर भी। तो प्रॉपर वेक्टर में जीरो वेक्टर जो है ये आपका कैसा वेक्टर है? प्रॉपर वेक्टर है ना। सिर्फ नाम ध्यान रखना है, प्रॉपर वेक्टर, है ना। चलिए, प्रॉपर मतलब कोई खास वेक्टर, ठीक है। अब जो है जीरो वेक्टर को कौन सा वेक्टर कहा जाता है? प्रॉपर वेक्टर। तो बोल देगा जीरो वेक्टर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर जीरो वेक्टर, और ऑप्शन में दे देगा प्रॉपर, इम्प्रॉपर, जो भी देना है दे देगा, ओके। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो भी है क्या हो जाएंगे? प्रॉपर वेक्टर। खैर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है ना ऑप्शन, आपको जिसमें मर्जी आप दे सकते हैं, जो भी आपको सुविधा रहे उस हिसाब से दे सकते हैं। इम्प्रॉपर वेक्टर, है ना, कौन सा वेक्टर? इम्प्रॉपर वेक्टर। इम्प्रॉपर वेक्टर, नन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर वेक्टर। नन जीरो, नन मतलब नहीं होता है ना। जैसे वायलेंस मतलब हिंसा होता है, नन वायलेंस मतलब क्या होता है? अहिंसा, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपका नन जीरो मतलब जीरो नहीं, है ना, जीरो लाइन, जीरो नहीं, है ना, जीरो नहीं, तो जीरो नहीं होना चाहिए। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो उसको हम क्या बोल देंगे? इम्प्रॉपर वेक्टर बोल देंगे। कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ध्यान, टर्म को ध्यान रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट है इम्प्रॉपर वेक्टर। इम्प्रॉपर वेक्टर, सॉरी, इक्वल वेक्टर, है ना, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है, तो टू वेक्टर्स आर, इसका डिफिनेशन है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोले कि दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलेंगे यदि उसके पास सेम मैग्नीट्यूड भी होगा और सेम डायरेक्शन भी होगा, ओके। जैसे ये मान लेते हैं कि ये वेक्टर है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ओके। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, कहे तो दोनों का लंबाई सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, एक जैसा है ना। तब वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी। तो दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर तभी कहा जाता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो, तभी दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, ओके। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या इक्वल होना चाहिए? डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। तो दो वेक्टर जो है आपका इक्वल वेक्टर तभी कहलाएगा जब मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। यह बात ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए।
चलिए हम कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू से इक्वल वेक्टर को हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए जैसे फाइंड वेक्टर A इक्वल 2i प्लस 3j एंड वेक्टर B इक्वल 4i 3i माइनस 2j। फाइंड वेक्टर A एंड वेक्टर B आर इक्वल वेक्टर और नॉट। ठीक है, पूछा गया है कि फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना, और वेक्टर ए है 2i प्लस 3j और वेक्टर बी है 3i माइनस 2j। आर इक्वल वेक्टर और नॉट, है ना, ये इक्वल वेक्टर है या नहीं है। ओके, तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा ए दे रखा है 2i प्लस 3j। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेता हूं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 रूट ओवर 13, है ना। वेक्टर बी दे रखा है 3i माइनस 2j, मॉड वेक्टर बी दे रखा है रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 रूट ओवर 13, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो गया रूट ओवर 13। अब आपसे सवाल है कि क्या इसको इक्वल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे दोस्त, है ना। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है। ये 2i कैप प्लस 3j कैप, आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट और j कैप के डायरेक्शन में कहे तो y एक्सिस के डायरेक्शन में 3 यूनिट है, 3 यूनिट वेक्टर है ना। और 3 यूनिट मतलब उस डायरेक्शन में 3 यूनिट है। और आपका जो है और वेक्टर b जो है 3i माइनस 2j है, मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन में 3 यूनिट चला है और y एक्सिस के डायरेक्शन में माइनस 2 यूनिट, निगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में। ओके, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है दोस्त, है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसको हम इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए तभी हम इसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। तो ध्यान रखना दोस्त कि मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अगर सेम आ जाए तो उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, है ना। इक्वल में आपको साफ ऐसे दिखेगा 2i प्लस 3j है तो दूसरा वेक्टर 2i प्लस 3j है, दोनों साफ साफ बराबर दिखे तभी बोलना वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी। ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल दिखे और डायरेक्शन ये सारे पार्ट जो है सेम नहीं दिखे, दोनों वेक्टर का हर पार्ट सेम नहीं दिखे तो उसको हम इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। ओके, तो खैर जीरो वेक्टर के बारे में भी हमने बात कर लिया और साथ साथ में अभी इक्वल वेक्टर के बारे में भी बात कर लिया। तो दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर तभी कहा जाता है जब उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो। ओके, ठीक है। अब देखो और भी जैसे वेक्टर हैं, ऐसे दे दिया, दूसरा वेक्टर ऐसे दे दिया, थोड़ा टेढ़ा करके दे दिया, मैग्नीट्यूड सेम रहा, इसको इक्वल नहीं बोलेंगे, है ना। सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन इधर है तो इसके पैरेलली सेम होना चाहिए, है ना, पैरेलली सेम होना चाहिए और तीर जिधर है उधर ही होना चाहिए, तब जो है दोनों वेक्टर को क्या बोला जाता है? इक्वल वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो खैर मैं इसे रब कर दूं। चलिए रब कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है 5th नंबर में पोजीशन वेक्टर। ओके, तो पोजीशन वेक्टर किसको कहा जाता है? आप देखें, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट गिव्स ए पोजीशन वेक्टर। बोला है कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में गिव्स ए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर देता है। तो कोई भी पॉइंट का जो पोजीशन है एक रेफरेंस वेक्टर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर देता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये रेफरेंस वेक्टर के तौर पे यहां पर जीरो वेक्टर को लिया गया है। जीरो वेक्टर के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है।
ओके। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब पॉइंट वेक्टर, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट का पॉइंट वेक्टर वेक्टर ए है, और बी पॉइंट का पॉइंट वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है। आप देख सकते हैं कि इसको जो है पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप रिलेट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट का जैसे कोऑर्डिनेट है आप 3,2 है, ओके, तो किसके रिस्पेक्ट में 3,2 बोलते हैं, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। ये ओरिजिन यहां पर है, तभी इसी के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का नाम क्या दिया जाएगा, 3,2, ओके। अगर ओरिजिन यहां शिफ्ट हो जाए इस जगह तो 3,2 जो है कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 3,2 जो है ये पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के पोजीशन को ये दर्शा रहा है ना। 3,2 ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के पोजीशन को दिखा रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो जिस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को जो डिनोट करते हैं, किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ओरिजिन को रेफरेंस मानते हुए लिखा जाता है, ओरिजिन को मूल चीज मानते हुए लिखा जाता है ना, ओरिजिन को रेफरेंस लिया जाता है ना। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि हाँ यहां ओरिजिन है तो 3,2 यहां होगा, यहां ओरिजिन है तो 3,2 यहां होगा। उसी तरह से यहां पर भी है, क्या है यहां पर कि अगर जीरो वेक्टर यहां पर है ना, जीरो वेक्टर या ओरिजिन वेक्टर भी बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर या ओरिजिन भी बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर यहां है, तो जीरो वेक्टर के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहे तो पॉइंट वेक्टर वेक्टर ए है, और बी पॉइंट का पॉइंट वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, ओके। तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये जीरो वेक्टर यहां पर है, तभी उसके रिस्पेक्ट में ए का पॉइंट वेक्टर वेक्टर ए यहां पर है, और बी का पॉइंट वेक्टर वेक्टर बी यहां पर है, ओके। तो ये चीजें हैं, आपको इसको ध्यान देना है। तो यहां पर जो है अगर आपको ए का पोजीशन वेक्टर पता है, बी का पोजीशन वेक्टर पता है, और अपने को ए बी वेक्टर निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्त कि ये पोजीशन जो वेक्टर है ना, खास तौर पर बिहार बोर्ड वाले लोग है ना, पोजीशन वेक्टर से एक सवाल 100% हर साल आ रहा है, और इस साल भी आएगा पोजीशन वेक्टर से, है ना। जो मैं आज सवाल करवाऊंगा देखेंगे, है ना, हम लोग जो पूछा गया है वो भी सवाल होगा, और जिस तरह के सवाल बताएंगे उसी तरह का सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव सवाल। बाकी बोर्ड एग्जाम में भी है ना इसका इस्तेमाल होता है, कई बार पूछा गया है ना, लेकिन बिहार बोर्ड स्पेशली ज्यादा कुछ ज्यादा ही पूछ रहा है ना। साथ साथ में तो जेईई के लिए तो आगे इसका इस्तेमाल होता ही है ना। तो चलिए, बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करने में भी पोजीशन वेक्टर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब ए बी वेक्टर निकालना है, ए का पोजीशन वेक्टर पता है, बी का पोजीशन वेक्टर पता है, तो ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस शुरू वाले का पोजीशन वेक्टर, माइनस क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओके। तो ए बी अगर वेक्टर निकालना है तो बी का पोजीशन वेक्टर, लास्ट वाले का पॉइंट वेक्टर, और माइनस शुरू वाले का पॉइंट वेक्टर। तो बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है। तो ये हो गया आपका ए बी वेक्टर, ओके। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओके। अगर ए बी वेक्टर निकालने बोला गया है और बी का पोजीशन वेक्टर पता है, ए का भी पोजीशन वेक्टर पता है, तो क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा। सिमिलर वे से अगर ए बी वेक्टर निकाला, अगर सिमिलर वे से हम बी ए वेक्टर को निकालेंगे तो क्या होगा, बी ए वेक्टर, तो लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस शुरू वाले का पोजीशन वेक्टर, लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, माइनस है ना बी का पोजीशन वेक्टर, बी का क्या है, वेक्टर बी है, ओके। तो क्या आ जाएंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो जब भी आपको जो है और ए बी वेक्टर निकालने बोला जाए, ए बी वेक्टर निकालने बोला जाए कि ए बी वेक्टर निकालिए, और ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो क्या करेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर कर देंगे। ए बी वेक्टर जब भी निकालने बोला जाएगा तो बी का पॉइंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएंगे, ए बी वेक्टर आ जाएंगे, ओके। तो ये बहुत ही ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछे जाते हैं कि कोई भी ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा होता है, और फिर बोल दिया जाता है कि ए बी वेक्टर आप निकालिए, ओके।
तो चलिए ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, दोनों का ए बी वेक्टर निकालने बोला जाएगा तो लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस शुरू वाले का पोजीशन वेक्टर, है ना, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। चूंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा, है ना, 11th में पढ़े होंगे। तो खैर, है ना, जीरो वेक्टर के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, तीर, है ना, जीरो वेक्टर के रिस्पेक्ट में इधर आया है वेक्टर, ये भी इसका डायरेक्शन इधर है, वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है, तो ये इधर डायरेक्शन। ओके, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लगा देते हैं ट्रायंगल ओ ए बी में, है ना, इन ट्रायंगल ओ ए बी में। ओके, इन ट्रायंगल ओ ए बी में आप देख सकते हैं ओ ए बी में दो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर, दो सेम साइड, दो सेम साइड जो होगा, जो साइड होगा जो सेम ऑर्डर में होगा, है ना, सेम ऑर्डर में होगा, उन दोनों का सम तीसरे साइड के बराबर होगा जो अपोजिट ऑर्डर में होगा। देखिए इसका डायरेक्शन इस वाले का और इस वाले का देखिए इधर से जा रहा है ना, इधर से सेम डायरेक्शन, और इसका देखिए अपोजिट डायरेक्शन। दो सेम डायरेक्शन तो सेम नहीं कर सकता, ऑर्डर सेम, दो सेम साइड जो है, दो साइड जो है, दो ट्रायंगल का दो साइड जो सेम ऑर्डर में हो, उनका सम, उसका जोड़ तीसरे साइड के बराबर होता है जो अपोजिट ऑर्डर में हो। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल क्या आएंगे, ओ बी वेक्टर। ठीक है, और ए बी वेक्टर क्या आ जाएंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ए बी वेक्टर मैंने क्या निकाला, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, है ना, और ये जो है ए बी वेक्टर आपका आ गया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी जो वेक्टर है, ओ बी वेक्टर का मतलब बी का पोजीशन वेक्टर जीरो वेक्टर के रिस्पेक्ट में, है ना, जीरो वेक्टर के रिस्पेक्ट में क्या है, ओ बी वेक्टर कहे तो, है ना, वेक्टर बी कहे तो वेक्टर बी का पोजीशन जीरो वेक्टर के रिस्पेक्ट में, है ना, जीरो वेक्टर के रिस्पेक्ट में वेक्टर बी है ना, वेक्टर बी आ जाएंगे। फिर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर जीरो वेक्टर के रिस्पेक्ट में, ए का पोजीशन देखिए वेक्टर ये है ना, ओ ए वेक्टर क्या है, वेक्टर ये, देखिए ना, इसी को तो ओ ए वेक्टर को, ये वेक्टर ये, ठीक है। तो ए बी वेक्टर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आ गया। तो आपको ए बी वेक्टर कभी भी निकालना है तो लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस शुरू वाले का पोजीशन वेक्टर करना, अल्टीमेटली वही आया। तो ओवरऑल आपको कभी कई जगह पर जो है ए बी वेक्टर इक्वल ओ बी वेक्टर, है ना, इसका मतलब बी का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन वेक्टर के रिस्पेक्ट में माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन वेक्टर के रिस्पेक्ट में, कहे तो जीरो वेक्टर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो बी का पोजीशन वेक्टर जीरो वेक्टर के रिस्पेक्ट में, ए का पोजीशन वेक्टर जीरो वेक्टर के रिस्पेक्ट में। ये ओ बी और ओ ए लिखने का मतलब यही है ना। तो कई बार जो है और इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है कि लास्ट वाले का पोजीशन माइनस शुरू वाले का पोजीशन वेक्टर, है ना, कई बार जो है ये चीजें दे देता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसका मतलब ये भी वही चीज है, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन, ओ बी कहने का मतलब बी का पोजीशन वेक्टर और ओ ए कहने का मतलब ए का पोजीशन वेक्टर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर हम लोग सवाल देखेंगे कि जो सवाल पूछा गया किस तरह से सवाल पूछे गए। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, ले लिया। बहुत ही इस पर जो सवाल बनता है यकीनन एक सवाल तो पक्का ही आता है, हर साल आता है। तो सवाल हम लोग देखेंगे अब। चलिए सवाल ये है, if position vector of A 2i plus 3j plus 1 वेक्टर के या वेक्टर के एंड B जो है 4i प्लस 5j प्लस 3 वेक्टर के, ये चीज है। ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये एंड बी ये, है ना, देन फाइंड ए बी वेक्टर, है ना, ए बी वेक्टर निकालने बोला है।
तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज दिस एंड बी इज दिस, है ना। ए का पोजीशन वेक्टर ये है और बी का पोजीशन वेक्टर ये है, तब ए बी वेक्टर निकालने बोला है। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, है ना, ए बी वेक्टर इक्वल क्या आएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस शुरू वाले का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये है 4i प्लस 5j प्लस 3 वेक्टर के, बी का पॉइंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पॉइंट वेक्टर या पोजीशन 2i प्लस 3j प्लस वेक्टर के। ओके, 4 में 2 चला गया 2 आ जाएंगे, 5 में 3 गया 2 आ जाएंगे और 3 में 1 गया, है ना, तो ये भी आपका 2 आ जाएंगे। ओके, तो 4 में 2 गया 2 आ जाएगा, 5 में 3 गया 2 और 3 में 1 गया तो 2। ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। तो बी का पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर दे देगा, ए बी वेक्टर निकालने बोला जाएगा, तो लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस शुरू वाले का पोजीशन वेक्टर करना है। ठीक है, या फिर यहां दे रखा होता ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, फिर आपको ए बी वेक्टर निकालने बोला जाता, तो सेम बात है ना, दोनों में सेम बात है। अब हम लोग सवाल लेते हैं, जो सवाल पूछा गया इसको कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए दो 2017 का सवाल है ना। सवाल ये है, इफ ओ ए वेक्टर इक्वल दे रखा है 2i प्लस 5j, है ना, बिहार बोर्ड ने पूछा है, कब पूछा है, 2017 में। ओके, 1 मार्क्स, ज्यादा नंबर का नहीं है दोस्त, 1 मार्क्स। 2i प्लस 5j माइनस 2 वेक्टर के एंड ओबी वेक्टर इक्वल 3i प्लस 6j प्लस 5 वेक्टर के, देन फाइंड ए बी वेक्टर। क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर इक्वल बी का पोजीशन वेक्टर, बी का देखिए ए बी वेक्टर इक्वल बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, है ना। तो ए बी वेक्टर इक्वल बी का पोजीशन वेक्टर को ओ बी से डिनोट किया जाता है ना, या पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी करके लिखा है तो ठीक है, ओ बी मतलब बी का पोजीशन वेक्टर। ओके, बी का पॉइंट वेक्टर माइनस ओ ए, है ना, ए बी बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। देखिए यहाँ पर निकाला है ना, ए बी वेक्टर इक्वल ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर दे रखा है उन्होंने 3i प्लस 6j प्लस 5 वेक्टर के माइनस ओ ए कितना है 2i प्लस 5j माइनस 2 वेक्टर के। ओके, 3 में 2 चला गया तो बच जाएगा आपका 1i और 6 में 5 किया तो माइनस प्लस 1j और 5 और ये माइनस है प्लस 2, कितना आ जाएगा 7 वेक्टर के। तो इसका मतलब i प्लस j प्लस 7 वेक्टर के, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 2017 का सवाल है ना। तो देखिए सिंपल सा सवाल है ना, ए बी वेक्टर निकालना, तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन, बी के पोजीशन वेक्टर को ओ बी से डिनोट किया जाता है, ए के पोजीशन वेक्टर को ओ ए से भी डिनोट किया जाता है। जैसे पिछला वाला सवाल ये उस फॉर्मेट में उस तरह से लिखा रहेगा या फिर यूं लिखा रहेगा, दोनों का मतलब एक ही जैसा है। चलिए रब कर दूं। अब और 2016 का सवाल देख लेते हैं, बिहार बोर्ड में जो 2016 में पूछा है ना। ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड पूछता, बाकी सीबीएसई तो ऑब्जेक्टिव उतना पूछता नहीं है ना, वो तो सब्जेक्टिव सवाल में उसका इस्तेमाल होता है, यूज होता है। तो खैर जो भी है, और 2016 में जो पूछा है, इफ पोजीशन ऑफ ए एंड बी आर 1 2 3 एंड -3 -4 0, then find ए बी वेक्टर। ओके, ए बी वेक्टर निकालने बोला है। तो ए दे रखा है, ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा है ना, यूं ही दे रखा है।
तो आप क्या लिख सकते हैं, एक ए और बी का पोजीशन वेक्टर, ए को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, 1 i कैप, इसको वेक्टर में ए का पोजीशन वेक्टर 1, 2, 3 है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में 1 i कैप, 2 j कैप, 3 k कैप, है ना। और बी जो है आपका बी का पोजीशन वेक्टर -3 i कैप, -4 j कैप, +0 k कैप। ओके, अब जो है हम ए बी वेक्टर निकालेंगे, तो बी का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है आप देख सकते हैं, -3i, -4j, +0 k। बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर 1i + 2j + 3 वेक्टर k। ओके, -3 -1 -4i -4 -2 -6j 0 -3k। ओके, ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये 2016 में पूछा था, है ना, बिहार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव सवाल में। ओके, तो ऐसे नंबर करके भी दे सकता है, तो उसको वेक्टर में चेंज कर देना, फिर अपने को सॉल्व कर देना है। चलिए और एक सवाल लेते हैं जो पूछा गया ही सवाल है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्त। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है कि इफ O is origin, if O is origin and OP वेक्टर इक्वल दे रखा है 2i + 3j -4 वेक्टर के एंड OQ दे रखा है 5i + 4j -3 वेक्टर के, देन फाइंड PQ। ओके, देन फाइंड PQ वेक्टर। उसके बाद बोला है कि PQ वेक्टर को आप निकालिए। O दे रखा है ओरिजिन, OP दे रखा है, OQ दे रखा है, PQ वेक्टर को निकालने बोला है। सिंपल सी बात है, A और B के जगह पर P और Q दे रखा है, तो PQ वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। Q के पोजीशन वेक्टर को OQ से डिनोट किया जाता है और P के पोजीशन वेक्टर को OP से डिनोट किया जाता है। OQ वेक्टर दे रखा है 5i + 4j -3 वेक्टर के, और माइनस OP वेक्टर जो दे रखा है 2i + 3j -4 वेक्टर के। ओके, अब जो है क्या करना है दोस्त, 5 में 2 गया 3i कैप, 4 में 3 गया, है ना, +1j कैप -3 + 4, है ना, -3 + 4 + 1 वेक्टर k कैप। ओके, तो 3i + j + k। ओके, बाकी आगे के साल में जो है 19 में और 20 में सिमिलर सवाल ही पूछे, है ना। तो खैर, तो जिस अलग अलग टाइप के जो पोजीशन वेक्टर पर जो सवाल पूछा था वो सारे सवाल मतलब अलग अलग पूछने का तरीका था, सवाल तो एक ही था, है ना, एक ही जैसा था, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग था। उन सारे तरह के सवाल को मैंने करवा दिया। अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, पोजीशन वेक्टर पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं। ओके, पोजीशन वेक्टर बहुत ही ज्यादा है, ये तो ठीक है, छोटा छोटा ये ऑब्जेक्टिव सवाल हुआ, लेकिन सब्जेक्टिव सवाल को भी सॉल्व करने में कई बार आपको सब्जेक्टिव सवाल को समझने के लिए जो है आपको पोजीशन वेक्टर की समझ होना चाहिए, है ना। पोजीशन वेक्टर का समझ है तभी वो बड़े बड़े सवाल को भी आप समझ पाओगे। ओके, तो दोस्त पढ़ते रहिए, है ना, और आज का क्लास शॉर्ट में ही खत्म करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ाने से थोड़ा गैदरिंग हो जाता है ना, उधर आपका जो है इंटीग्रेशन भी चल रहा है। ओके, और कुछ लोग का शिकायत भी रहता है कि दोस्त कि सर इतना लंबा वीडियो क्यों बना देते हैं। दोस्त ठीक है, कभी लंबा भी चलता है, कभी छोटा भी, हर तरह का वीडियो बनता है दोस्त, जैसा कंटेंट रहता है। अब कंटेंट है कि भैया इस सारे को आज ही एक ही लेक्चर में खत्म करने वाला, एक दूसरे से रिलेट करता है तो उसको लेना पड़ता है, चाहे वो 1 घंटा का हो, है ना, या आधा घंटा को, है ना। जो कंटेंट एक जैसा रहता है उसको एक साथ लेना पड़ता है ना, नहीं तो दूसरे दिन लेते हैं तो फिर लिंक खत्म, टूट जाता है ना। तो एक साथ रहता है तो हाँ, समझ में आता है कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। ओके, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, है ना, और मज़े से पढ़ते रहिए, ठीक है। घर में जब तक है तो पढ़ते रहिए, है ना, और जब आएंगे तो यहाँ पर भी पढ़ाई होगी। और आप लोग पढ़ाई पर भाई साहब फोकस कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्या होने वाला है आगे मैं कई बार बोल चुका है, कोई पता नहीं,
खुलेगा या नहीं खुलेगा, या आप घर में ही रहेंगे, सरकार बोल देंगे कि ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, है ना। तो कोई मतलब नहीं सरकार को आपकी पढ़ाई लिखाई से, ठीक है ना। वो आपको खुद संभालना है, खुद संभालना है भाई कि हमको क्या करना है। अपने तरफ से तैयार रहिए, है ना। सरकार के ऊपर मत छोड़िए कि अच्छा एक चैप्टर हटा दिया, ये हटा दिया, वो देखो। और एक चीज़ चल रहा है कि हाँ आधा सिलेबस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सीबीएसई ने, बिहार बोर्ड में भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो, ये सब फजूल की बातें हैं दोस्त, ये सब फजूल की बातें। आधा सिलेबस कर देते हैं, मैंने भी देखा सीबीएसई में क्या चेंजिंग हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वो फजूल की बातें, जो चेंजिंग क्या है भैया उसको समझने के लिए तो बाकी जो चीज़ें आप बोल रहे हैं कि ये सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ना पड़ेगा, जो चीज़ें हम समझा रहे हैं दोस्त। अब जैसे आप बोल देंगे कि पोजीशन वेक्टर हटा दीजिए, मान लिए कि हटा दिए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर हटा, आगे जब सवाल आता है उसमें पोजीशन वेक्टर का यूज होता है और बोलते हैं पोजीशन वेक्टर है ही नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम होता है, ठीक है ना। ऐसे ही हटाया गया है चैप्टर, ऑलमोस्ट तो यही तरीका है, सिस्टम है, देखते हैं, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं है, हटाने तटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आप अपने तरफ से तैयार रहो दोस्त, है ना, अपने तरफ से पूरा सिलेबस कवर करो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।